चलो बगैर शुरू किए, बगैर जो पिछला हमने बनाया था सेट नंबर 1 सेट नंबर 2, उम्मीद है कि सब याद कर लिए होंगे। आज बगैर देरी किए हम सेट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सर पर है, बिल्कुल आसपास आ चुका है, तो हमें अभी से कुछ ना कुछ करना होगा ताकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सब हमें याद हो जाएं, हम समझ जाएं और ताकि बेहतर से बेहतर स्कोर खड़ा कर सकें। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेट नंबर 3। तो आज के क्वेश्चन नंबर हम उठाते हैं पहला। देखिए क्या है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई समझौता नहीं है, कोई एग्रीमेंट बना नहीं इस बारे में कितना कितना बांटना है, कैसे शेयर करना है, तो ऐसे हालत में हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, वो लागू हो जाता है। तो उसमें प्रावधान यह है कि जब साझेदारों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो उनके जो लाभ हानि बांटने के जो रेशियो है वो बराबर हो जाता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। इस प्रकार इसका जो पहला ऑप्शन है ए, बराबर बराबर बांटेंगे। ध्यान रखना, जब एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं है लिखित कि कितना कितना बांटना है, तब ये बात आएगी। अगर इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ किस पार्टनर को कितना हिस्सेदारी मिलेगी, तब तो जो लिखा है वही लागू होगा। ये तब जब लिखा हुआ नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तो चलिए इसका बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा। अलिखित का मतलब जो हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लिखा हुआ नहीं था, अलिखित था, यानी अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी है। अब उसको लिखा जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लिएबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी। पहले से दायित्व तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अब हम दायित्व तो लिखेंगे, लिएबिलिटी लिखेंगे, तो हमको तो नुकसान हो जाएगा, हमारा तो लॉस होगा। अब यानी अब चुकाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। तो देखते हैं कौन लॉस के सेंस में ये आता है। वर्तमान साझेदारों को लाभ, तो लॉस होगा, लाभ तो होना नहीं है। वर्तमान साझेदारों को हानि, ये जो है लॉस ऑन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये 100% के आसपास सही है। फिर भी सी देख लेते हैं, नाइदर गेन नॉर लॉस, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो इस प्रकार इन चारों विकल्प में जो बी है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, सबके लिए नुकसान है, लॉस है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन में तीसरा देखते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। ध्यान रखिए, परिवर्तनशील पूंजी उसको कहते हैं कि जिस पूंजी अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, हम लोग साझेदार से संबंधित लाभ हानि के शेयर, उसके ड्राइंग्स, उसके इंटरेस्ट, ये सब लिखते हैं। यानी पूंजी का अमाउंट घटता भी है, बढ़ता भी है, घटता ही है, बढ़ता है, तो उसको हम लोग परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब इसमें वही सवाल है कि पूंजी खाता विधि के अंदर साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज, वो जो इंटरेस्ट है, कहाँ लिखा जाएगा? तो सीधी सी बात है, उनके कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि वही घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा कैपिटल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इसका सही उत्तर होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। ध्यान रखना है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस जो निकलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है, दरअसल वही उस पर या तो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम लोग साझेदारों के रेशियो में बांटकर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसमें न्यू का कोई चक्कर नहीं है, यानी जो भी उनका ओल्ड रेशियो है, उसी ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक फार्मूला आप याद रखें कि आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन अ रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एंड ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। देखिए कौन सा उनका मैच करता है ओल्ड रेशियो से।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। एक फर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंशों के लिए प्रवेश दिया जाता है। चलिए, एक न्यू पार्टनर आ रहे हैं, उनको जो हिस्सेदारी मिल रही है 1/4 मिल रही है, जिसके लिए वह ख्याति के लिए 30,000 लाता है। यह पुराने साझेदार एक्स और वाई द्वारा लिया जाएगा। एक्स और वाई द्वारा लिया जाएगा किस रेशियो में? देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो गुडविल लेके आ रहा न्यू पार्टनर 30,000, न्यू पार्टनर लेकर आ रहा 30,000, वो जेड नाम है। तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एंड दैट अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम सब जानते हैं कि न्यू पार्टनर जब आएगा तो जो हिस्सा उसको मिलेगा वो पुराने पार्टनर अपने हिस्सा में सेक्रीफाइस करेंगे। तो जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसी रेशियो में उसको गुडविल में हिस्सेदारी मिलेगी। तो देखिए मैच कौन सा करता है, तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बिल्कुल नहीं, न्यू प्रॉफिट इसमें भी नहीं होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर जितने सेक्रीफाइस करेंगे उसी सेक्रीफाइस रेशियो में उसको बांट दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। अलिखित मीन्स अनरिकॉर्डेड। हमारे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, अगर उसको हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो संपत्ति जो छूट गई थी वो आ जाएगी हमारे बुक्स में। तो किसी के खोई हुई संपत्ति मिल जाए, आ जाए, तो क्या होगा? लाभ होगा, फायदा होगा, गेन होगा। तो देखिए इसको कहाँ लिखा गया है, तो वर्तमान साझेदारों को लाभ, ये काफ़ी हद तक दिखाई पड़ रहा है। बी में लिखा है लॉस, लॉस तो खैर होना ही नहीं है। नाइदर ए गेन नॉर लॉस, ये भी नहीं होना है, नन ऑफ दिस। तो सबसे सटीक आंसर इसका ए है, क्योंकि फ़ायदा होगा, हमारी खोई हुई संपत्ति वापस मिल रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को डैश पूंजी खाते में जमा किया जाता है। जमा मीन्स क्रेडिट। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। किसके कैपिटल अकाउंट में? जब रीवैल्यूएशन होगा उस वक्त फ़ायदा है संपत्ति के मूल्यांकन के चलते, तो सारे पार्टनर को मिलेंगे। सारे पार्टनर, जब किसी की मृत्यु हो जाए या रिटायरमेंट, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उस पर लाभ होगा, तो सभी पार्टनर्स को उसका लाभ हो और चाहे हानि हो, सबको मिलेगा। बट यहाँ पर लाभ है, देखिए कौन सा मैच करता है। तो सभी साझेदार इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, इसका 20 सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नॉन एज। जरा ऑप्शन देखते हैं फिर। ये कह रहा है कि जो हमारे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट, अगर उनके वैल्यू में कमी आ जाए, डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो नॉर्मली हम लोग सिद्धांत के अनुसार इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन को और एनालाइज करेंगे तो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए लॉस कहलाता है। लेकिन सटीक उसका टर्म है कि अगर किसी फिक्स एसेट के वैल्यू में डिक्रीज़ हो या डेफिशिएंसी हो, तो इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो है डेप्रिसिएशन। अगर वो नहीं हो तो लॉस को हम लोग मान लेंगे, लॉस है, नुकसान हमारा है। लेकिन देखते हैं 8 नंबर में कौन सा सटीक बैठता है। तो 8 का जो ए है, ये है टर्म है उसका डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्रिसिएशन को बताया गया है कि डेप्रिसिएशन इज द डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूजेस, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ड्यू टू वियर एंड टीयर। किसी भी कारण से अगर उसके वैल्यू में कमी आती है, उसी का नाम हम लोग रखते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन फर्म के लिए लॉस है। तो यहाँ पर इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, डेप्रिसिएशन भी दिया है, लॉस भी दिया है, लेकिन सटीक वर्ड है इसका डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो हम लोग लॉस को मान के चलते। तो आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9। चालू खाता डैश है, करंट अकाउंट इज डैश। ये नेचर पूछ रहा है कि ये खाता, ये अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है। जब 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो ये जो करंट अकाउंट है
ये है पर्सनल अकाउंट, और ये पर्सनल में कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, तो उसका तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका सटीक आंसर ए है, ये है पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज। फर्म के लिए, फर्म एक व्यावसायिक यूनिट है, इकाई है, उसके लिए जो आहरण पर ब्याज बनेगा वो फायदा है या नुकसान है, ये बताना है क्वेश्चन को। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं उस पर अगर ब्याज बनता है तो वो फर्म के लिए आय है, आमदनी है या इनकम है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है इसमें। एक्सपेंस बिल्कुल नहीं है, आय एक मैच कर रहा, हानि नहीं है, गेन नहीं है, तो ये आय है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सटीक आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन रीवैल्यूएशन ऑफ द फर्म, बिल्कुल नहीं। फर्म का पुनर्गठन इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ये लग रहा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई नहीं। जब पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेज आते हैं तो उनके आपसी रिलेशन में भी चेंज आता है, और ये जो आपसी रिलेशन में जो चेंजेज आते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, इसी चेंजिंग रिलेशन का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और वही बात यहाँ पर हो रही। तो सटीक आंसर इसका बी होगा, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, एक्स वाई और जेड एक फर्म के साझेदार हैं, ये तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई हैं, जेड, और तीनों का दिया हुआ है 4:3:1 अनुपात। ध्यान रखने बिना फ्रैक्शन के दिए हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। ओल्ड रेशियो भी पता हो गया, इस तरह से न्यू रेशियो पता हो गया, लेकिन ये बिना बट्टा के हैं, बिना फ्रैक्शन के हैं। तो निकाल लेते, एक्स और वाई के त्याग का अनुपात होगा। जब भी रेशियो में चेंज आता है तो हो सकता है कि कोई सेक्रीफाइस करे, कोई गेन करे, तो हम लोग सीधा निकालते हैं कि सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, कुछ बताएंगे इस पर। अगर हम ये लिखना चाहें तो किसी का भी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हम लोग करके देखते हैं। अच्छा, अगर ये इसका रिजल्टेंट फिगर अगर माइनस में आता है तो ध्यान रखना वो गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका रिजल्टेंट फिगर प्लस में आता है तो ध्यान रखना वो सेक्रीफाइस होगा। तो किसका सेक्रीफाइस है, किसका ज्ञान है, अब तो चेक करना पड़ेगा। तो निकाल करके देखते हैं फिर। दो आदमी हैं, एक्स बीच वाले तो हैं, तीन आदमी हैं, तो तीनों का पता है, तो सेक्रीफाइस देखते हैं तो माइनस कर सकते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से एक्स वाई दो आदमी को रखा है इसमें, तो इन्हीं दोनों को चेक करते हैं। तो एक टेक्निकल चीज़ है, हम जेड को हटा देते हैं इसमें, तो इनका ओल्ड रेशियो देखते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो को बट्टा में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स का ओल्ड रेशियो बट्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम देखें इस फिगर को तो वो बट्टा में आ जाएगा ये बट्टा में आ जाएगा 4/4, 4×3=7=8, 4/8, और उसका आ जाएगा y का 3/8। ये हमने बट्टा में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ओल्ड रेशियो, और सिमिलरली हम इनके जो न्यू रेशियो है उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो इन दोनों का जो न्यू रेशियो लिख सकते हैं कि एक्स का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, उसको भी बट्टा में कन्वर्ट करें, ये दिया हुआ है उनका रेशियो 5/5 कितना होगा, 5×4=9, 3=12, 5/12 होगा,
और 4/12 हो जाएगा। ये ध्यान से देखना ही है फटाफट। तो हमने क्या किया कि ये बिना बट्टा गिन का था रेशियो एक्स और वाई का, इसको हमने बट्टा में कन्वर्ट कर दिया। अब नीचे देख रहे हैं दोनों में, जो नीचे है पहले वाले में ओल्ड में 8 है और इसमें 12 है। हम चाह रहे इसको इक्वलाइज करना चाहते हैं। जैसे ही इक्वलाइज कर देंगे फटाफट, तो ऊपर वाले से कंपेयर कर लेंगे, यार ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो अब इसको अगर हम ओल्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 2 नहीं है 300 होना चाहिए, तब आएगा ना 24, 12 में भी और 8 में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है दोनों ओल्ड और न्यू का। तो 8 तियाँ 24 ऊपर बन जाएगा, 4 तियाँ 12, तो ये इक्वल हो जाएगा 12/24। और इसी प्रकार वाई का भी जो है इक्वलाइज कर दिया, तो ये बन गया हमारा 3×9, ये हो गया ये ओल्ड वाले। और हम लोग फिर इसको करेंगे न्यू वाले को इक्वलाइज, नीचे वाले को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 24 बन जाएगा। तो 2 से ऊपर भी और नीचे भी करने पड़ते हैं, तो उनका बन जाएगा 10/x का बनेगा 10/24, और y का बन जाएगा, अब दोनों में ओल्ड में और न्यू में नीचे हमने इक्वल कर दिया, 24 आ गया। अब सिर्फ ऊपर वाले को ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, पता लग जाएगा हमारा। तो ऊपर वाले ओल्ड का है x का 12 और उसका न्यू है 10, तो 12 - 10, तो ये आएगा हमारा कैसे, सेक्रीफाइस इक्वल टू, जो फॉर्मूला पहले लिखा जा चुका है, पहले बता दिए ओल्ड माइनस न्यू, उसी पर काम कर रहे हैं। सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको घटाना एकदम आसान हो गया, सिर्फ 12/24 और माइनस है 10/24, सिर्फ ऊपर वाले का माइनस कीजिए, यानी 12 में 10 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2/24 आ जाएगा। या आप 24 को अब दोनों में भूल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 रख सकते हैं हम लोग। और सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं वाई का भी निकाल लेंगे। हमने बना रखा है कितना, वाई के बना रखा 9/24, तो कितना, 9 में से जाएगा 8, 1/24 बच जाएगा। 24 को भूल जाइए, 24 को भूल जाते हैं, या 24 को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 24 को रखेंगे तभी बनेगा 2/24 और 1/24, ये इनका हो जाएगा सेक्रीफाइस 2:1। लेकिन इसमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, 24 बट्टा में किया है, तो 2/24, 1/24, तो 2/24 और 1/24। हम इसको चाहें तो नीचे से 24 हटा भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जैसा है उसी में लेके आना, उसी फॉर्म में। तो इस प्रकार 12 का जो सटीक आंसर होगा वो है ए। उस ऑप्शन से मैच कराना था, देखिए 24 सब में है लेकिन वही मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल में प्रॉब्लम आती है, अगर आप और भी कुछ करना चाहें थोड़ा समय तो लेगा वो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी मैथमेटिकल टाइप का है, इसमें थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन ध्यान से देखिए। A, B and C are 3 partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2। ये 3 पार्टनर है, A है, B है, C है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। D is admitted for 1/10 शेयर, द न्यू रेशियो विल भी, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और एक चौथा पार्टनर भी आ गया इसमें, उसका हिस्सा मिल रहा है। तो देखिएगा सबको हम बट्टा करते हैं, इक्वलाइज करते हैं इनके ओल्ड वाले को, तो ये बनेगा 4 3 7 2 9, यानी 4/9, 3/9, एक का बन जाएगा इक्वलाइज करने पर 4/9, ये ओल्ड रेशियो हो, लिख देंगे ओल्ड रेशियो,
या इसका एक और तरीका है, जो न्यू पार्टनर की हिस्सेदारी हमें दिया उसको 1 माइनस जितना उसको हिस्सा दिया वो माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10, ये इक्वल हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ये बच गया जो पहले वाले हमारे तीनों पार्टनर तो उनमें इसको सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उनका जो रेशियो है उनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं उनका। तो एज लिख सकते हैं कि एज न्यू रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं उनका रेशियो कितना है, पुराने वाले 4 समथिंग था, इस 9/10 को उनके पुराने जो रेशियो थे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। तो 9/10 मल्टीप्लाई 4/9, ये शेयरिंग कर रहे हैं, ये काटने का आ जाएगा, आराम से निकलेगा। ठीक है, कट जाएगा, 4/10 से आ जाएगा। इसी प्रकार बी का निकल जाएगा। जो बैलेंस बचा है 9/10 और मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके अपने रेशियो से। तीन बट्टा 10 इसका हो जाएगा न्यू रेशियो। इसी प्रकार सी का निकल जाएगा, इसी प्रकार। अब सबको एक साथ इसको अरेंज कर लेते हैं, एंड न्यू रेशियो इक्वल टू ए अनुपात बी अनुपात, अरेंज कर लेंगे, आ जाएगा सबका नीचे 10-10 आता है, सब में 10-10, सब 10 उड़ा देते हैं। जब सबके बट्टा में नीचे 10 इक्वल आ रहा है उसको गायब कर लेंगे, सिर्फ नोमीटर को रखते हैं, तो आ जाएगा शुरू की हो जाएगा कितना, 4 3 2 और उसका एक देखते हैं कहाँ से मैच कर रहा है ये। अब सबका ये मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ऑप्शन इसका सी मैच कर रहा है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू। जब संपत्ति के वैल्यू बढ़ जाएंगे तो हमको तो फ़ायदा होगा, तो सारे पार्टनर को, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, सबको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये बहुत सही लग रहा है, लॉस तो होना ही नहीं है, ना इधर ये भी नहीं होगा ना। तो इस प्रकार संपत्तियों के मूल्य बढ़ जाने से क्या हुआ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, सारे पार्टनर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो गेन होगा, वही बात है, प्रॉफिट या गेन, ये इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज के लिए ... % प्रतिवर्ष से अधिकृत होंगे। साझेदार के मृत्यु की तिथि से मृत साझेदार को दे अंतिम राशि पर भुगतान की तिथि तक। हम सब जानते हैं कि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अमाउंट बैलेंस है फॉर्म में, उस बैलेंस को जब तक फॉर्म में रखा जाएगा तब तक का ब्याज उस पर आइए। अगर रेट वगैरह नहीं दिया है तभी ये प्रोविज़न लागू होता है, अगर उसमें रेट लिखा जाएगा तब इस प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रोविज़न लागू होगा सेक्शन 37, तो इसके अनुसार 6% ब्याज का प्रावधान है। तो 6% अगर कहीं यहाँ पर रटना पड़ गया चीज़ तो सी इसका आंसर होगा 6%। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फिर। एक्स वाई दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है,
समान अनुपात का माने हुआ अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1 3 पार्टनर हैं समान अनुपात तो उनका सही होगा 1:1:1 माने 1 आएगा। जितने पार्टनर उतने बार करते चले जाओ। यहाँ पर 2 पार्टनर हैं तो 2 बार लिख दिया 1:1। उसको जब बट्टा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इक्वल कहलाएगा 1/2। 1/2 का माने क्या, नीचे से 2 हटाइए फिर 1 हो जाएगा, फिर इक्वल। तो अब कौन सा आधार किस अनुपात में त्याग करेगा ये निकालना है। तो इक्वलाइज कर दें इसको। जब आप इक्वलाइज करोगे तो देखना जो अब 1:1 की बात थी तो उसको जब बट्टा में 1/2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना नए वाले में 1/2 है और पुराने वाले में 2/5 3/5। हम चाह रहे हैं कि बराबर किया जाए, इक्वल। पुराने वाले में 2/5 3/5। तो ध्यान रखना नीचे 5 आ रहा और नए वाले में 1/2 1/2 नीचे 2 आ रहा। तो 2 और 5 को इक्वल करना है तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6। 4 और 6 वो बन जाएगा। और बाद वाला जो बनेगा इक्वलाइज करो। इक्वलाइज डिनोमिनेटर ऑफ ओल्ड रेशियो। इक्वलाइज डिनोमिनेटर ऑफ ओल्ड रेशियो। ये डैश मार्क कर नीचे लिख देते हैं। और इनका जो था पहले वो आएगा 2/5 3/5। अच्छा, अब जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो इक्वल टू ये 1/2 1/2। ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर, पहले वाले में 5 है, नीचे वाले में 2 इसको इक्वल करना चाहते हैं। तो इक्वल करेंगे तो पुराना वाला बन जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4/10 और बन जाएगा 3 दूना 6 6/10। और इसको करेंगे तो 5 से करना पड़ेगा 5/10 अब 5/10। नीचे देख लिया कि इक्वलाइज कर दिया हमने डिनोमिनेटर को। 10 ऊपर से भी गायब कर दो, नीचे से भी गायब कर दो। ये ख़त्म कर दिया हमने। अच्छा, तो इसमें जो हमें निकालना था, सेक्रीफाइस करना था। तो सेक्रीफाइस में क्या चक्कर है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ओल्ड माइनस तो देखते हैं ए का, ये इसका टू सेक्रीफाइस हो गया। सेक्रीफाइस तो देखते हैं ए का कितना आ रहा। तो ए का ओल्ड हो गया 4/10 माइनस 5/10। ये तो माइनस में आ गया, ये इक्वल टू -1/10। और जब माइनस आएगा तो इसको हम लोग गेन समझेंगे और सवाल में सेक्रीफाइस निकालना है। तो फिर बी का देखते हैं कितना आ रहा। बी इक्वल टू सेम ही आएगा, प्लस में आना चाहिए। इसका ओल्ड है 6/10 माइनस 5/10। इसको तो आ गया प्लस में आएगा ये 1/10। ये सेक्रीफाइस है। तो ये असल में ये ए बी नहीं है, सॉरी, ये XY है, XY है। तो यहाँ पर जिसका प्लस आ है 1/10 ये सेक्रीफाइस कर, यानी वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। देखते हैं कहाँ मैच करता है 1/10। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का सी मैच कर रहा है। 1/10 सेक्रीफाइस, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। एक फॉर्मूला है, जब भी सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालेंगे। अगर इस फार्मूला पर रिजल्टेंट फिगर माइनस में आता है, अगर माइनस में आता है तो उसको गेन समझा जाता है। तो एक्स का गेन आ गया था। अगर वो प्लस में आता है
तो सेक्रीफाइस समझ जाता है, वाई का आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। अगर हम एग्रीमेंट में कोई भी चेंज करेंगे तो रिलेशनशिप में चेंज होगा पार्टनर्स के, और हम सब जानते हैं कि किसी प्रकार के चेंज करोगे रिलेशनशिप बदलेगा तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगा। तो यही होगा, देखते हैं कौन समझता। पहले ही बहुत हद तक सही लग रहा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म यही लग रहा सही, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म ये होगा नहीं, एमालगमेशन ऑफ फॉर्म ये होगा नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म होगा, नन ऑफ दिस। ओके, तो पहला इसका आंसर होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे ही चेंज होगा रिलेशनशिप ये वर्ड आ जाएगा, पुनर्गठन साझेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कई बार मैं वही बात कर रहा हूँ बार बार, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आएगा तो नेचुरली पार्टनर्स के बीच में जो संबंध है रिलेशन उसमें भी चेंज आएगा, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप ये नहीं होगा, डिसॉल्व ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो पहला इसका सटीक आंसर है चेंजेस इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। कितना नंबर था क्वेश्चन? 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल है और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और आप सॉल्व करना जानते होगे। ए और बी दो पार्टनर हैं फॉर्म में, लाभ हानि बांट रहे हैं 2:1, यानी 2/3 कह लें, 1/3 कह लें अगर बट्टा में कन्वर्ट करेंगे तो। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय लिया। अब फैसला आ रहा है कि इक्वल बांटें, तो 2 हैं इक्वल माने 1:1, यानी बट्टा में करेंगे तो 1/2, 1/2 ऐसे हो जाएगा। एक का त्याग होगा, एक कितना त्याग करेगा, तो फिर वही इक्वलाइज करना पड़ेगा। अगर इक्वलाइज करते हैं तो उसका पूरा कैलकुलेशन हम बता देते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, करते करते लेकर आओगे तो इसका सी आंसर बैठेगा, इसका सही आंसर बैठेगा सी। अगर आप इक्वलाइज करके कंपेयर करोगे तो सी इसका बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 20, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए, यहाँ पर नेचर बता रहा है, नेचर पूछ रहा कौन सा नेचर होगा। तो हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो एडजस्टमेंट अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट होगा। इसमें इससे लाभ पता लगेगा कि हानि पता लगेगा। असल में लाभ हानि के बारे में इंडिकेशन करता है ये, तो इसमें रियल होगा नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा, पर्सनल होगा नहीं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगला एक्सटेंशन है। इसे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल है तो ये भी नॉमिनल हमारा उसका एक्सटेंशन है। तो बी इसका सटीक आंसर है 20 का। ट्वेंटी 21 देखते हैं फिर कौन सूट करता है। निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। इसमें कौन है जो गुडविल को अफेक्ट करता है लेकिन इसमें जो है वो नहीं कर रहा। इसमें किसी एक को छोड़कर बाकी फैक्टर्स गुडविल को इम्प्रेस करते हैं या अफेक्ट डालते हैं। व्यवसाय की प्रकृति नेचर ऑफ द बिजनेस ये भी अफेक्ट करता है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट माने करता है। अब कौन है जो नहीं करता है, तो पहले वाला तो करता ही है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ये भी गुडविल को बढ़ाने घटाने में इसका भी हाथ है। और टेक्निकल नॉलेज ये भी अफेक्ट करता है हमारे गुडविल को, हमारे रेपुटेशन को बढ़ाने में घटाने में इसका भी काम है। ग्राहकों की स्थिति लोकेशन ऑफ द कस्टमर, ये लोकेशन कहाँ है, कहाँ रहता है, उससे हमारे गुडविल को क्या लेना देना है। हमारे गुडविल को से कोई फर्क पड़ता नहीं है कहाँ कस्टमर सोया है, बैठा है, किस इलाके में रहता है। तो ये जो लोकेशन ऑफ ग्राहक है, पूरब से आ रहे पश्चिम से आ रहे,
इनके पूर्व पश्चिम से आने जाने का हमारे रिपुटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही वो आइटम है जो हमारे गुडविल पर कोई असर नहीं डालता, और इसी बारे में सवाल पूछ रहा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैथमेटिकल है थोड़ा सा। 22 विगत 3 वर्षों के लाभ है, जो लास्ट 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो निकालना क्या है। औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्यांकन क्या होगा। हम सब जानते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के केस में कि एवरेज प्रॉफिट मेथड पर हम लोग निकालते हैं गुडविल। तो पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, यानी सारे प्रॉफिट को ऐड करके उनके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, और जो आएगा वो एवरेज होता है, और फॉर्मूला के अनुसार जितने नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाता है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। आप जोड़ करके देख लिए 3 साल के प्रॉफिट। इन तीनों को जोड़ेंगे, टोटल करते हैं 42,000 प्लस 39। अब जोड़ के देखना, तो ये आ गया हमारा टोटल। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये बन के आ जाएगा 42,000, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला तो आ गया 42,000। अब इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ईयर्स परचेसेस, क्वेश्चन में दिया होगा, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे गुडविल का मूल्यांकन होगा, वैल्यूएशन होगा 84,000, जहाँ मैच करता हो तो बी इसका आंसर मैच कर रहा। तो 22 का आप बी देखिए, 84,000 ये गुडविल का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है, अभी भी हम लोग कर रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज फार्मूला के हिसाब से। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल यही फार्मूला हमने यूज़ किया था पहले, तो ये बहुत हद तक लग रहा था। थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट, जी नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट में लागू नहीं होता। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ए भी लागू नहीं होता, नन ऑफ दिस। इस प्रकार पहला बिल्कुल आंसर हमारे फार्मूला के हिसाब से बैठ रहा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये फार्मूला है गुडविल निकालने का। आगे बढ़ते हैं फिर। गुडविल क्या है दिखाई पड़ता है, लिखा है कि गुडविल इज टांजिबल एसेट। टांजिबल का मतलब है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, आकार प्रकार है, मूर्त, उसकी एक मूर्ति हो, मूर्ति जैसे कोई अपना हो, छू सकते हैं, देख सकते हैं, आकार प्रकार। तो बिल्कुल ये गलत है, तो होगा नहीं। इनटांजिबल एसेट ये बहुत हद तक लग रहा है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, अमूर्त। बाकी देखते हैं करंट एसेट, ये बिल्कुल गलत है, ये होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो एक मैच करता है हमारा बी, जो सटीक बैठता है, इनटांजिबल एसेट है। तो गुडविल इज एन इनटांजिबल एसेट। 25 वसीयत को मानना चाहिए, लिगेसी शुड बी ट्रीटेड एज एन। जो लिगेसी है एनपीओ के केस में, ये लिगेसी हम लोग इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रखते हैं। जाहिर से बात, इसको लायबिलिटी मानते हैं तभी तो लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, और इसलिए देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। रेवेन्यू तो होगा नहीं, कैपिटल रिसिप्ट है वो, एसेट होगा नहीं, तो ये पहला ए सटीक मैच करता है, क्योंकि हम लोग इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। विशेष उद्देश्य डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन। जो किसी खास मकसद के लिए हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, और बैलेंस शीट में किधर ले जाएंगे, इसको लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है।
एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बिल्कुल नहीं होगा। इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये लग रहा है 99% सही। सी देखते हैं इन द एसेट साइड, बिल्कुल गलत। तो इस प्रकार ये सवाल जो हमारा जो स्पेसिफिक डोनेशन है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसलिए वो मैच कर रहा है बी से, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है 27। प्राप्ति में भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, हम बनाते हैं एनपीओ केस में रिसिप्ट पेमेंट बनाते रहते हैं, तो ये कैश के बारे में बताता है। ये कैश कितना प्राप्त किया, कैश कितना पेमेंट किया, फिर क्या बैलेंस बचा इसका, तो इसमें सरप्लस तो नहीं बताता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स डेबिट बैलेंस ये बताता है, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस ही हमेशा होता है, और वो कैश बुक का सारांश है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना बैलेंस बचा। सरप्लस की बात करेंगे तो चले जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, कैपिटल फंड की अलग कहानी है, इसलिए वो कैश बैलेंस बता रहा है जो डेबिट बैलेंस अक्सर आता है। कभी कभी वो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, वो तो ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, लेकिन उसकी बात नहीं है। तो सी इसका आंसर होगा 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को, पहले क्वेश्चन समझिए। हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप में डीड होता है, समझौता जो है वो लिखित रूप में होता है, वो नहीं है हमारे पास लिखित रूप में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेल, जब लिखित रूप में समझौता नहीं हो तो क्या क्या नहीं मिलता। अगर लिखित रूप में होता तो उसमें सब लिखा हुआ उसी के अनुसार काम करेंगे हम लोग, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, मीन्स समझौता हमारा लिखा हुआ नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं होगा, पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को कमीशन नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, बस पार्टनर को सिर्फ हिस्सा मिलेगा, किसमें लाभ हो चाहे हानि हो, और पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो उस लोन पर पार्टनर ने एडवांस दिया हो या लोन दिया हो फर्म को, उस पर सिर्फ 6% का ब्याज मिलेगा और कुछ नहीं होना। कब? अगर एग्रीमेंट में नहीं, एग्रीमेंट है ही नहीं तो होगा कहाँ से। ऐसे हालत में अब देखिए यही सवाल पूछ रहा है। पेड सैलरीज बिल्कुल नहीं होगा, बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड सैलरीज, बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, नन ऑफ दिस। ध्यान से सवाल को देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल बी पेड सैलरीज, मैच कराना है, शैल बी पेड सैलरी नहीं होगा, शैल नॉट बी पेड सैलरी, तो ये हो रहा सैलरी नहीं मिलेगी, तो बी इसका मैच कर रहा। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट देन नो पार्टनर इज अलाउड टू बी पेड सैलरी, नहीं मिलेगा उनको, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय प्रॉफिट में हिस्सा के। चाहे दिन भर काम करें चाहे न करें, दिन भर बैठें, और ये तर्क बेकार है कि हम कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं इसलिए सैलरी मिलना चाहिए, तर्क बेकार है। अगर सैलरी आपको लेना है, दिन भर बैठते हैं, तो एग्रीमेंट होना चाहिए तभी होगा। तो कुछ भी अलाउ नहीं है, नॉट बी पेड सैलरीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। साझेदारी फर्म से साझेदार का संबंध होता है, जो हमारी साझेदारी फर्म है और साझेदार लोगों का उससे क्या संबंध है। तो मालिक हैं, ऑनर हैं, और साथ में एजेंट भी होते हैं फर्म के। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा। एज ए मैनेजर बिल्कुल गलत लग रहा है, एज ए सर्वेंट भी गलत है, एज एन एजेंट भी कुछ हद तक लग रहा है, तो यही है सी, एजेंट है, एजेंट। तो सी, ये 29 का हमारा सी मैच कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, बहुत सिंपल है। जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो अपने कैपिटल लाता है या ला सकता है, लेकिन गुडविल के राशि भी लाता है, तो ऐसे केस में हम लोग गुडविल की राशि को प्रीमियम का नाम देते हैं।
ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, देखते हैं कहाँ मैच करता है। तो सी मैच कर रहा, क्वेश्चन नंबर 30 का सी मैच कर रहा, इतना आपको थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा। ज़रा कमेंट जरूर करना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको कितना हद तक समझ में बात आती है, क्या चाहते हो आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।